हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज मेहताब। तो आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए पहले, फिर आप सेकंड पार्ट पे आइए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हमेशा लाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब ये है कि इसमें हम ये जानेंगे कि मेटल्स का अलग अलग कंपाउंड्स के साथ किस तरह से रिएक्शन है, एयर के साथ किस तरह से रिएक्शन है, वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, या मेटल और नॉन मेटल आपस में किस तरह से रिएक्शन करते हैं, या एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो इन सब एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लें कि जो हमारे मेटल्स हैं उनका किसी भी कंपाउंड के लिए जो रिएक्शन होता है, यानी वो जब किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हमारा मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे अगर हम एक क्लास में बात करें तो क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं। तो बाहर से अगर कोई बच्चा आता है तो उस बच्चे से बाकी बच्चों का रिएक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। जो क्लास में ज़्यादा ही चंचल बच्चा होगा उससे पहले जाके इंटरेक्ट करेगा, है ना, या तो उससे धक्का मुक्की करेगा, उससे 10 सवाल करेगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्लास में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इसी तरह से मेटल्स होते हैं हमारे में कि कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी वो जिसके साथ भी रख दो उसके साथ रिएक्शन करना शुरू, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ कंडीशंस में ही रिएक्शन करते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करते, बिल्कुल आपकी क्लास की तरह। इसमें क्या है कि इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। हाईली रिएक्टिव यानी जो सबसे ऊपर है, फिर मिडिल वाले और फिर लीस्ट वाले। तो इन्हीं के हिसाब से, अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से ही ये अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयर से, यानी जब हम किसी मेटल को जलाएंगे या उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखेंगे। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारे जितने भी मेटल्स हैं हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो उनमें से जो कैटेगरीज हैं वो अपनी कैटेगरी, अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे ऊपर जो आने वाले हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, तो ये दोनों जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही विगोरसली रिएक्ट करते हैं, और इतनी हैवी रिएक्शन होती है, इतनी विगोरसली होती है कि ये आग, मतलब इट कैचेस फायर। ठीक है, आग लग जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो सोडियम या पोटेशियम है उसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न ना हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम्स के हिसाब से। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और ऑक्सीजन के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं और फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम हमारा जो सोडियम या पोटेशियम है इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। वहीं अगर हम मिडिल वाले की बात करें, यानी मैग्नीशियम की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, लेड की बात करें, तो ये जो मिडिल में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, यानी जो बहुत ही माइल्ड रिएक्टिव होते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करते हैं पर ये अपने ऊपर क्या करते हैं, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मेटल है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी जो कि बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है, यानी वो उस मेटल को, उसके उसका ऑक्साइड जो है वो उस मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है, यानी उस मेटल को बचा के रखता है। यानी ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है, ऑक्साइड की लेयर की जो फॉर्मेशन है इनके ऊपर, ये बेसिकली उनको प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में कि जो हमारा एल्यूमिनियम होता है उसको हम यूटेंसिल्स के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो यही कारण है कि यूटेंसिल्स में जो हमारा एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या करता है, लेयर बना लेता है, जो कि एल्यूमिनियम को फर्दर रिएक्शन से बचाता है, यानी वो आगे ऑक्साइड उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और जो अंदर एल्यूमिनियम है वो प्रोटेक्टिव रहेगा। वहीं अगर हम थोड़ा और नीचे आए, आयरन की बात करें, तो आयरन जो है, कंप्लीट आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर अगर हम उसके ग्रैन्यूल्स यानी उसके छोटे छोटे टुकड़ों को आग में जलाएं तो वो आसानी से जल जाते हैं। फिर आता है कॉपर। तो कॉपर जो है वो बर्न नहीं होता कभी भी, पर उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। अगला है सिल्वर और गोल्ड। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। और अगर हम उनकी बात करें तो वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। वो क्लास में उन बच्चों की तरह हैं जो चुपचाप अपनी डेस्क पे बैठ के अपना काम करते रहते, ना किसी से लड़ाई ना किसी से बातें। तो ये इसी तरह से, तो एक तरह से रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमारे मेटल और नॉन मेटल की, वो एक क्लासरूम की तरह ही है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक
नेचर के होते हैं, है ना, यानी अगर उनको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। पर यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, ऐसे कुछ मेटल्स ऑक्साइड हैं जो कि एसिड के साथ तो रिएक्ट करते ही करते हैं, साथ में वो बेस के साथ भी करते हैं। तो इस तरह के मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एम्फो का मतलब ही होता है डुअल नेचर वाला, है ना। एम्फीबियंस हमने पढ़ा है, एनिमल्स होते हैं ना एम्फीबियंस जो पानी में भी रह लेते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तो डुअल नेचर होता है। तो इसी तरह के कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ तो रिएक्ट करते करते हैं और बेस के साथ भी करते हैं। तो उनमें हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक कॉमन एग्जांपल है जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह वर्क करता है। तो ये हो गया मेटल्स का एयर के साथ रिएक्शन। अगले पे आते हैं। अगला है मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ। तो जैसे मेटल्स हमारे पास 3 कैटेगरीज में है ना, हाईली रिएक्टिव, माइल्ड रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की आती है कि इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज कैसे किया जाए। ठीक है, देखिए अगर आप चैप्टर थोरली पढ़ेंगे तो फिर आपको मेमोराइज करने की जरूरत है नहीं। वैसे हमें जो हमारे सर ने बताया था वो बताया था काना का मगल जनपी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो जिस तरह से मेटल्स के कैटेगरीज है वैसे हमारे पास पानी की होती है, या तो पानी ठंडा होगा या गर्म होगा या फिर उसकी स्टीम होगी। इसी तरह से हमारे पास क्या है कि जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन करते हैं मेटल्स, वो भी इसी हिसाब से करते हैं कि अगर हम सबसे ऊपर वाले मेटल्स की बात करें तो वो ठंडे पानी के साथ अच्छे से रिएक्ट करते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। पर सोडियम और पोटेशियम के केस में ये जो रिएक्शन है इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो हाइड्रोजन, जो गैस निकल रही होती है, जो एवोल्यूशन हो रहा होता है हाइड्रोजन गैस का, वो हाइड्रोजन गैस हाईली एक्सोथर्मिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, फायर, उसमें आग लग जाती है। तो ये हो गया सोडियम और पोटेशियम की बात। वहीं अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट तो करता है, हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है, बट वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के सरफेस पे बबल्स के रूप में क्या होता है, अटैच होती है, चिपक जाती है। तो उससे क्या होता है कि बबल्स, जब एयर बबल्स चिपक जाएंगे, जब आप अपने शरीर पे गुब्बारे लगा लेंगे तो क्या होगा, फ्लोट। सेम चीज़ इसमें भी होता है कि जो कैल्शियम है उसके सरफेस पे जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स अटैच हो जाते हैं ना तो वो वाटर पे फ्लोट करने लगता है। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता बट वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो कैल्शियम में जिस तरह से बबल्स बन रहे थे ना सरफेस पे जिसकी वजह से वो तैर रहा था, सेम चीज़ मैग्नीशियम के साथ भी होती है। तो मैग्नीशियम की भी सरफेस से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो अटैच हो जाते हैं और वो भी वाटर पे फ्लोट करने लगता है। तो ये तो हो गया ठंडे पानी के साथ और गर्म पानी के साथ। अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही गर्म पानी के साथ। ठीक है, वो एलिमेंट्स है एल्यूमिनियम है, ठीक है, जिंक है, आयरन है। तो ये सब क्या है, ये सब ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं और ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, बट ये जो हमारा स्टीम है, भाप है, उससे बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये तो हो गया कि मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ठंडे पानी के साथ हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट करता है, गर्म पानी के साथ हमारा मैग्नीशियम चलता है, और एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब जो है ये स्टीम के साथ करते हैं। बाकी जो कॉपर और सिल्वर और गोल्ड है ये किसी के साथ नहीं करते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं क्लास में, जो शांत होते हैं, उनको ज़्यादातर टीचर गोल्ड ही समझते हैं, है ना। तो यही बात है। तो अब जानते हैं कि जो मेटल्स हैं हमारे वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए एसिड्स यहाँ पर जो सिलेबस में है वो हमारा है डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड के बारे में नहीं। देखिए कंसनट्रेटेड एसिड से भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं बट बहुत ही ज़्यादा विगरस रिएक्शन होती है वो। तो जिस वेसल में हम करते हैं बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसे, खतरनाक होता है, डेंजरस होता है उस रिएक्शन को कंडक्ट करना। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि जब भी मेटल जो है एसिड के साथ यानी डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, सेम याद कर लीजिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। यहाँ पर एक एसिड है हमारे पास सिलेबस में, क्वेश्चन भी है कि नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं मिलती। तो नाइट्रिक एसिड जो है हमारा वो है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है कि जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट तो मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, पर जो हमारा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो उस हाइड्रोजन को क्या करता है,
ऑक्सीडाइज करता है, यानी उस हाइड्रोजन को वाटर बना देता है। तो इसीलिए नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। होता यह है कि वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। नाइट्रिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अगला है कि मेटल्स जो हैं वो दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ याद आया आपको, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक चीज़ पढ़ा था, हमारे पास एक मेटल का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, ठीक है, उसमें हमने क्या डाला था, आयरन। बोथ आर मेटल्स, ठीक, पर हुआ क्या था कि कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी कि जब भी एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हाईली रिएक्टिव होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगला है कि मेटल्स और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो चलिए उसको समझते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl यानी कॉमन सॉल्ट जो है हमारा, वो किससे बना है, एक मेटल और एक नॉन मेटल से बना है। तो यहाँ पर जो जब भी मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देखिए कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है ना, वो या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, पर कुछ में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब मेटल्स और नॉन मेटल में रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं या कोई भी एलिमेंट है, हर किसी को क्या चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए। इंसान हो कोई भी हो, प्रकृति में क्या है, स्टेबल होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो मेटल्स के केस में क्या होता है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, यानी कि अगर हम उसकी शेल्स की बात करें तो उसमें 3 शेल है, पर जो लास्ट वाला शेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसको पूरे को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, टोटल 8 है, एक यानी उसको 7 और चाहिए। तो वो क्या करता है, 7 और किसी से ना लेकर वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करना चाहता है। वहीं अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में कितने होते हैं, 17, यानी उसके भी थर्ड शेल में क्या होता है, एक उसको जरूरत होती है, होने चाहिए 8, उसके पास होते हैं 7, यानी वो चाहता है कि कोई एक उसे दे दे। तो यहाँ पर मेटल क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, नॉन मेटल यानी हमारे क्लोरीन को दे देता है। तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, बहुत ही हाईली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो। इस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक कंपाउंड देते हैं, ठीक है, जिसे हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये होता है कब, जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जो ये कंपाउंड बना है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि NaCl में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का भी है, ठीक है। तो दोनों है सिलेबस में, एग्जाम में आता है कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझाइए कि मेटल्स का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो नॉन मेटल में, या जो फॉर्मेशन है NaCl की, एग्जाम में आता है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl को लिख के बताइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन और उसके डॉट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसी तरह से NaCl की तरह MgCl2 का भी है। अब बात कर लेते हैं जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे आयनिक कंपाउंड की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इनका जो बॉइलिंग हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए कि हमें उनके बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, और किसी चीज़ के ब्रेक करने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहीं अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में डालते ही बहुत आसानी से क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है, यानी ये सॉल्युबल होते हैं। वहीं अगर हम कंडक्शन की बात करें तो जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो सॉलिड फॉर्म में तो नहीं हो पाता, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या होता है कि जो स्पेस चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए वो नहीं होता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मूवमेंट आसानी से हो नहीं पाता है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है ना, तो वो फ्लो ऑफ चार्ज वहाँ पर हो नहीं पाता, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से। दूसरा है कि जब मोल्टन स्टेट में होते हैं, जब पिघल जाते हैं ना कंपाउंड्स हमारे आयनिक कंपाउंड, तब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आसानी से हो पाता है। क्यों, क्योंकि तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, वो कम हो जाता है, जो फ्री स्पेस है वो आसानी से मिल पाता है। तो ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे आयनिक कंपाउंड्स की। ये आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही होगी, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये है हमारा जो हमारा आयनिक कंपाउंड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जाना, रिएक्शन जाने के किस तरह से मेटल अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, आपस में कैसे करते हैं मेटल और नॉन मेटल, और फिर हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में जाना और उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अगला जो वीडियो होगा वो होगा कि हम मेटल्स को कैसे प्राप्त करते हैं, यानी जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला सेक्शन है वो हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखते रहें, ताकि आपकी इस लॉकडाउन में पढ़ाई ना रुके। एग्जाम्स तो होने ही होने, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।